भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। भारत और अंगोला के बीच हुई महत्वपूर्ण वार्ता। दोनों देशों के बीच कृषि और संस्कृति समेत 4 क्षेत्रों में किए गए समझौते। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा, तो वहीं अंगोला के राष्ट्रपति ने कहा सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंगोला भारत के साथ। भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और बड़ा झटका। सभी तरह की वस्तुओं के आयात पर लगाई रोक। आयात संबंधी व्यापारिक प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू। नीट यूजी परीक्षा 2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। परीक्षा के दिन त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था, जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर होगी निगरानी। वेब समिट के तीसरे दिन मनोरंजन जगत के कई पहलुओं पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को सराहा, तो वहीं प्रसार भारती के सीईओ ने सब्सिडी को लेकर की चर्चा। गोवा के शिरगांव मंदिर में दर्दनाक हादसा। यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत, कई घायल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ। पीएम मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति की मौजूदगी में कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। जिन क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी उनमें कृषि, आयुर्वेद और परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं। दोनों देशों ने सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम का भी निर्णय लिया। अंगोला के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने के संदर्भ में एक फ्रेमवर्क समझौता भी सौंपा गया। साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को ऐतिहासिक बताया। पीएम ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला for their support in our fight against cross-border terrorism. और साथ ही पीएम ने कहा कि भारत अंगोला ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार का फैसला किया है। पीएम ने बताया कि भारत अंगोला के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में अपने अनुभव साझा करेगा। स्वास्थ्य सेवा, हीरा प्रसंस्करण, उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। अंगोला की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग में
सहयोग करने में हमें खुशी होगी। अपनी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में अंगोला के साथ अपनी क्षमताएं साझा करेंगे। और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि बीते एक दशक में इसमें बहुत प्रगति हुई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अफ्रीका में 17 नई एम्बेसीज खोली हैं। $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को $700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। अफ्रीका के 8 देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। अफ्रीका के 5 देशों के साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं। और अंगोला के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया। उन्होंने भारत से मिलने वाले सहयोग पर आभार जताया। When the COVID-19 pandemic, on one hand, restricted contacts between peoples and nations on a global scale, but on the other hand, it was precisely in this challenging period that we came together once again to discuss our perspectives, our interests, our visions for the future, as well as the challenges, the common challenges for Africa, in particular, we're facing at the time confronting an unprecedented phenomenon in which your country played a prominent role through its contribution to the African continent, especially with the donation of vaccines that have proven essential in the effort to contain the spread of the disease. और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका दे दिया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2 मई को यह अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। भारत ने पहले सिंधु जल संधि रद्द किया था। भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। अब पूरी तरह से आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पाकिस्तान से वस्तुओं के आयात पर रोक के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से निर्यातित या पाकिस्तान में उत्पन्न किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष या परोक्ष आयात और परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के साहसी और निर्णायक कदम का हार्दिक स्वागत किया जाना चाहिए। यह निर्णय एक सशक्त और स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों और भारत विरोधी रुख के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक संबंध नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय और आम नागरिकों की भावना का भी सम्मान करता है, जो लंबे समय से आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान से वस्तुओं के व्यापार और परिवहन पर रोक लगाकर सरकार ने राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है। यह निर्णय निश्चित रूप से एक स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर शत्रुतापूर्ण संबंध और गतिविधियां बनी रहें और भारत विरोधी रुख के बीच व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां चल नहीं सकती हैं। यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय और आम नागरिकों की भावना का सम्मान भी करता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि सजा मिलेगी और वो कल्पना से परे होगी। पूरे देश के व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। और इस बीच पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर में एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की
तो सैन्य सूत्रों ने बताया कि 2 और 3 मई की रात को पाकिस्तान की सेना ने कुपवाड़ा, उरी और अखनूर क्षेत्रों में छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय सेना ने तुरंत और उचित जवाब दिया। पाकिस्तान ने लगातार 9वें दिन फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। कल देर रात नियंत्रण रेखा पर फिर से पाकिस्तान ने फायरिंग की। नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टरों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की, तो वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है। मारे गए नक्सली के पास से ऑटोमेटिक राइफल, बारूद, गोली और नक्सली साहित्य भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 दिनों से भी अधिक लंबा चलने वाला नक्सल सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। आज की एक और बड़ी खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से आयोजित कराई जाने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2025 कल 4 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगी। सरकार ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं, जिनमें परीक्षा के दिन त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था की जाएगी। जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर भी निगरानी होगी। छात्रों के पास अनुचित साधनों के उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुचित साधनों का उपयोग करने पर एनटीए परीक्षाओं में बैठने पर 3 साल तक की रोक लगाएगा। दरअसल इस परीक्षा के जरिए विभिन्न कोर्सेज के लिए देश भर के मेडिकल, डेंटल, आयुष, वेटनरी तथा चयनित नर्सिंग कॉलेजों में तकरीबन 2.5 लाख सीटों पर एडमिशन दिए जाएंगे। इसलिए सरकार ने छात्रों के लिए परीक्षा को पारदर्शी बनाने की दिशा में ये कदम उठाए हैं। खबर मुंबई से, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन परियोजना स्थल का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख निर्माण क्षेत्रों का निरीक्षण किया, इंजीनियरों और अधिकारियों से बातचीत की और महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने रेलवे बुनियादी ढांचे को बदलने और आर्थिक संपर्क को बढ़ावा देने में परियोजना के महत्व को दोहराया। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय के सहयोग से अटॉर्नी जनरल कार्यालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मध्यस्थ और मध्यस्थ संस्थान एक साथ आएंगे ताकि वे मध्यस्थता प्रक्रिया पर चर्चा कर सकें और श्रेष्ठ परंपराओं को साझा कर सकें। और अब एक हादसे की खबर, गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 26 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की संभावना है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज और नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और विचोलिम अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। साथ ही अधिकारियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर घटना की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। ये इंसिडेंट जो हुआ दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। कुछ लोगों को रिफ़र हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया था। वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया। वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे। उनके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके सेंटर से भी वो देने का कहा। लेकिन हम पूरी तरह से सभी की ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट पर लिखा,
गोवा के शिरगांव में भगदड़ के कारण हुई मौतों से व्यथित हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। और अब बात वेब्स 2025 की। मुंबई में चल रहे वैश्विक मीडिया संवाद शिखर सम्मेलन वेब्स का आज तीसरा दिन है। तो इस बीच ब्रिजिंग द गैप, कमिशनिंग कंटेंट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एवीजीसी क्रिएटर्स सत्र में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी क्षेत्र में सब्सिडी को लेकर चर्चा की। Many countries around the world do provide for production subsidies, and you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult, but you do not get the benefit of the subsidies which countries around the world are offering, and therefore you are not able to really fight on an equal footing. So this is the kind of gap that possibly needs to be addressed, so that even if you don't rely on grants, if your cost of production can be brought down, then you would be able to leverage the latest technologies and create high quality content faster and better. साथ ही प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि बीते एक साल में हमने एक नई रणनीति अपनाई है, जिसमें हम पिछले 5 सालों के अंदर बने नए और ताज़ा कंटेंट जैसे फिल्में, लाइव एक्शन प्रोग्राम को खरीद रहे हैं और उसे अपने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं। We've also started doing now in the last year or so is that fresh content which is created within the last 5 years. Whether it is movies, whether it is live action or even animation for that matter, we've developed this matrix for valuation of such content, and then started to procure this content and then run it on the Waves platform as well as on the linear platform. The idea essentially is that instead of commissioning and putting out the money up front, if we are able to take a ready product and then choose from the various options which are available and which gel with whatever are the current market trends in terms of viewership, then we would be able to eliminate the gestation period from commissioning to delivery, and therefore we would be able to get content and proceeding on the assumption, of course, that at least some of the content creators are also looking at the same market trends and are able to foresee what is the kind of content which would be required at a particular point in time. And when that intersection happens, then we are in the right place with the right kind of content and are able to procure it much faster. और वेब्स 2025 में ऑनलाइन गेमिंग पर जारी इंडिया गेमिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस उभरते सेक्टर में ग्लोबल हैवीवेट होने को तैयार है। अगले 1 दशक में इस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 20% होने की उम्मीद है। इस नए सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, इसको समझने के लिए देखिए डीडी न्यूज की ये रिपोर्ट। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री अब एक नई उड़ान के लिए तैयार है। भारत की युवा शक्ति अब सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने के लिए तैयार हो रही है। वेब्स 2025 में जारी इंडियन गेमिंग रिपोर्ट के ताजे आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत दुनिया का एक ग्लोबल ऑनलाइन गेमिंग हैवीवेट बनने जा रहा है। साल 2024 में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 3.7 अरब डॉलर का रहा है। करीब 20% की सालाना ग्रोथ के साथ 2029 तक ये 9 अरब डॉलर का होगा। अगले 10 सालों में ये हिस्सेदारी बढ़कर 20% तक जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 60 बिलियन डॉलर की होगी। उम्मीद है कि गेमिंग स्टार्टअप्स कंपनियां आईपीओ के जरिए 26 अरब डॉलर जुटा सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इस नए खेल का हिस्सा बन गया है, जिन्हें ग्लोबल निवेशकों का साथ मिलना भी शुरू हो गया है। गेमिंग बहुत प्रॉमिसिंग है
मतलब पिछले ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो हमारी ग्रोथ ऑन 30 to 40% पे हो रही है। और अभी बहुत से गेम हैं इंडिया से जो बनने लगे हैं और इंडियन कंटेंट भी काफ़ी बन रहा है। और हमारे इंक्यूबेशन टीम गेम्स में भी कुछ गेम्स ऐसे हैं जो इंडियन कंटेंट को प्रमोट करते हैं। जैसे एक गेम है स्पाइस सीक्रेट करके, तो इंडियन स्पाइसेस के बारे में बताता है। एक कार्निवल है जिसमें वो आपको इंडियन कार्निवल थीम में खेलने को बताता है। तो देयर आर लॉट ऑफ फन एलिमेंट्स, तो काफ़ी अच्छे गेम्स हैं। और इंडिया में अभी आप 5 सालों में खुद ही आप देखोगे 30 सालों में कितनी ग्रोथ हो रही, कितने नए गेम्स इंडिया से बन के ग्लोबल स्टेज पे जाएंगे। भारतीय गेमिंग कंपनियों की कोशिश है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भारतीय कैरेक्टर्स के जरिए ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाई जाए। और जितने भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है उन सब में हमें काफ़ी उसमें सपोर्ट मिला है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसा सोचा कि भाई जो शूटिंग गेम्स है उसमें अब तक ऐसी कोई भी गेम नहीं आई है कि जिसमें इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाए। सो हमने वही ट्राई कर रहे हैं स्कारफॉल 2.0 में कि जितने भी इंडिया के स्टेट से हमारा जो भी कल्चर है, रिच कल्चर, उसको हम रिप्रेजेंट करें। हमने डिफरेंट तरह के आउटफिट्स बनाए, गुजराती, मराठी, पंजाबी। और जैसे कि आप व्हीकल्स देख रही है, छकड़ा जो गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है, तो वो भी हमने गेम में इंट्रोड्यूस किया है। और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। नई रिपोर्ट इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल ने जारी की है। पूरी दुनिया में ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री 300 अरब डॉलर की हो चुकी है, जो कि मूवीज और म्यूजिक बाजार से भी काफी बड़ी है। ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में फिलहाल भारत की हिस्सेदारी 1% से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगला दशक भारत का होने जा रहा है और ये हिस्सेदारी आने वाले दिनों में बढ़कर के 20% तक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजिंग आंकड़ा है वो है एम्प्लॉयमेंट का। रोजगार की बात करें तो आने वाले दिनों में गेमिंग इंडस्ट्री में 20 लाख नए रोजगार युवाओं की पहली पसंद बन सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज वेव्स 2025 मुंबई। तो ये थी खबरें वेब्स समिट से जुड़ी हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहे तरह तरह के साइबर स्कैम्स की।